हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स आरके पर। मैं रविकांत आज आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो 2024 में आ सकते हैं, तो 2024 के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान होगा। आवेश का मान हम लोगों से पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया क्या क्या क्वेश्चन में हम लोगों को पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया क्या, दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना बच्चों, ये दूरी हम लोगों को दिया ये r बराबर 3 मीटर। और क्या दिया बच्चों हम लोगों को, इनके बीच में जो बल लग रहा वो दे दिया, बल F बराबर 1.6 न्यूटन। और पूछ रहा दोनों चार्ज का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल कूलाम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे बल कितना बच्चों दिया है, बल दे दिया हम लोगों को 1.6। तो हम लोग बल की जगह रख सकते हैं 1.6 इक्वल कूलाम कांस्टेंट कितना होता है बच्चों, एयर के लिए होता है 9 इंटू 10⁹9। अब क्योंकि चार्ज दोनों सेम है, एक समान तथा बराबर हैं, तो हम लोग मान लेते हैं Q1 का भी मान Q और Q2 का भी मान Q है, अपान दूरी R तो जगह 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यह जगह बच्चे 9 से 9 कट जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू, इसको इधर लाओगे तो ये किधर हो जाएगा 10⁻⁹ या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे आप लोग, इसको आप इधर ला के लिख सकते हैं 10⁹, इधर हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। तो बच्चों जब हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये Q इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4। देखो एक चीज़ यहाँ पे 4 नहीं आएगा, एक काम करते हैं ऊपर 10 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और भी नीचे भी। तो ये हो जाएगा इंटू 10 ऊपर भी इंटू 10 नीचे भी, तो ये हो जाएगा 116 और यहाँ हो जाएगा 10⁻10। अब जब बच्चों वर्गमूल लोगे तुम लोग स्क्वायर इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4 अपान 10⁵, या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁵। या बच्चों इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें अगर माइक्रो कूलाम में लिखना चाहें तो इसको बच्चों कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल 10 से गुणा कर दो 10 से भाग, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 40 माइक्रो कूलाम। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 40 माइक्रो कूलाम। तो आपका पहला जो आंसर, वो जो सही ऑप्शन आपका वो है 40 माइक्रो कूलाम राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा। तो मान लेते हैं शुरू में बच्चों दोनों आवेश Q1 Q2 हैं और उनके बीच की दूरी R है। तो शुरू में बल केस 1, शुरू में बल कितना लगेगा बच्चों, शुरू में बल लगने वाला हो जाएगा F इक्वल कूलाम कांस्टेंट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर।
अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, जब हम इन दोनों के बीच की दूरी 3 गुना कर देंगे बच्चों, तो मान लेते हैं इस बार जो बल लग रहा है वो एफ डैश है, वो कितना हो जाएगा, तो कूलाम कांस्टेंट के, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दूरी बदलने पे चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अब R की जगह पर हम लोग बच्चे कितना रखेंगे, 3R का वर्ग, क्योंकि दूरी इस बार कितना हो गया है, दूरी हो गया 3 गुना, तो हम लोग दूरी की जगह पर रखेंगे 3R इंटू स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एफ डैश बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो कूलाम कांस्टेंट के Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा बच्चों कितना, 9R स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 से हम लोग इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर लिख सकते हैं एफ अपान 9। इक्वेशन 1 से इतने की जगह हम लोग वैल्यू रख दिए बच्चों, एफ के बराबर ही इतना, तो हमारा कितना आ गया, बल जो बाद में फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, शुरू वाले का एफ अपान 9। तो आपका जो आंसर वो सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, किसी वस्तु को 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों पता आप लोगों को, किसी वस्तु से हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या जितना आवेश निकालते हैं उतना ही उस पर प्लस में हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, तो बच्चों सूत्र होता है इसका, आवेश Q बराबर होता है N इंटू ई। Q कितना आवेश दिया क्वेश्चन में, 5 गुणे 10 की घात -19, N ज्ञात करना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, E का मान कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फंडामेंटल चार्ज। सब इधर कर दो, कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा N इक्वल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तो कट जाएगा बच्चों, इससे भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा लगभग 3 बार, नियर अबाउट। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो नियर अबाउट कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सही आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर 16 यानी कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखें कि वह साम्यावस्था में रहे। अब एक चीज तो कह दे कि आवेश कहाँ रखना बच्चों, इनके बीच में रखना है। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो आवेश है वो है +9e, और यहाँ पे हमारा जो बच्चों आवेश है वो +e है, और इनके बीच की जो पूरी दूरी दिया बच्चों वो कितना दिया है, ये दिया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं बच्चों कि हम आवेश Q को इस +9e से x सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ कहीं रख रहे हैं। ये दूरी बच्चों कितना है, x, यहाँ से यहाँ। और जब यहाँ पे रख रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि संतुलन में या साम्यावस्था में है, हम लोग मान रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे ये दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 - x, इधर हो जाएगा। तो बच्चों ये संतुलन पे तब हो पाएगा जब इस 9e के कारण जो इस पे बल लग रहा है वो, और जो इस e कारण जो बल लग रहा है वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर। तो संतुलन की दशा में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, संतुलन की दशा में अगर दोनों के कारण लगने वाले बल की दिशा विपरीत हो और परिमाण में बराबर हो तभी संतुलन हो सकता है। तो संतुलन की दशा में +9e के कारण जो बल लग रहा है, के कारण लगने वाला बल, ये बराबर होगा किसके,
ई के, जो प्लस ई आवेश है, आवेश से लगने वाले बल के, लगने वाला बल के बराबर होगा। तो इस 9E के कारण इस Q पे कितना बल लगेगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका कूलाम कांस्टेंट K इंटू पहला चार्ज, तो पहला चार्ज आपका 9E इंटू दूसरा चार्ज Q अपान डिस्टेंस दोनों के बीच, तो दोनों के बीच डिस्टेंस x स्क्वायर मान लेते हैं, x स्क्वायर माना हम लोगों ने। इधर हो जाएगा बट कूलाम कांस्टेंट K, पहला चार्ज E और दूसरा चार्ज आपका है बच्चों Q अपान, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दूरी यहाँ पे। इस आवेश से जो बल लगेगा उसके लिए दूरी कितना है 16 माइनस एक्स। तो यहाँ बच्चों Q से Q कट गया, E से E कट गया, K से K कट गया, बचा कितना बच्चों हमारा, बच रहा इधर 9 अपान एक्स स्क्वायर, और इधर कितना बच रहा है 1 अपान 16 माइनस एक्स पूरे का वर्ग, वर्गमूल ले लो दोनों साइड का, तो हो जाएगा बच्चों 3 अपान एक्स, इधर आ जाएगा 1 अपान 16 माइनस एक्स, क्रिया गुणा कर दो। एक चीज़ और बच्चों, हम लोग जब भी वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ चिन्ह में आता प्लस और माइनस दोनों आता है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ प्लस माइनस लेके भी लगा सकते हैं। एक बार प्लस चिन्ह लेके लगाएंगे, एक बार माइनस चिन्ह, लेकिन हम लोग डायरेक्टली लगा रहे हैं। आप लोग इससे लगाइएगा जब भी लगाइएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 48 माइनस 3x बराबर x, इसको इधर कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 48 ये हो जाएगा बच्चों हमारा 48 बराबर इधर हो जाएगा 4x, डिवाइड कर दो इससे 4 से, तो x कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल आ जाएगा बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में रखा था 12 आ गया। किससे x माना था हमने, प्लस 9E जो चार्ज है उससे हमने x माना था दूरी, तो हो जाएगा हमारा प्लस 9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये आंसर आपका सही होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश हैं, गोले समान लेकिन उस पर आवेश विपरीत और असमान आवेश है, परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर, तो आर हो गया बच्चों हमारा कितना 90 सेंटीमीटर की दूरी है। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो ये 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अतः दोनों का अंतिम आवेश होगा। ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो बच्चों यहां ध्यान देना, करा दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। आवेश का जो चिन्ह वो विपरीत है, यानी एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है। और देखो जब हम इन दोनों को मानते हैं, इस दोनों पे आवेश शुरू में एक पे Q1 है बच्चों, एक पे Q2 है, दोनों पर आवेश। अब क्वेश्चन क्या करता, जब हम इन दोनों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पे रख रहे हैं, तो बच्चों देखो होता क्या, जब हम किसी दो वस्तु को स्पर्श करा देते हैं तो दोनों में जो चार्ज होता है वो बंट जाता है। तो स्पर्श कराने के बाद जो चार्ज होगा वो दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा उसी रेशियो में। तो ये स्पर्श कराने के बाद जो आवेश आएगा दोनों का, वो एक तो इक्वल होगा, दोनों पे बराबर बराबर हो जाएगा, और होगा कितना, तो वो हो जाएगा पहले चार्ज पे जितना आवेश था वो प्लस दूसरे वाले पे जितना आवेश है वो, दोनों का योग अपान 2, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जो भी होगा आधा आधा दोनों में बढ़ जाता पूरा। दोनों फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज का
जो भी टोटल वैल्यू होगा उसका आधा आधा दोनों में बट जाएगा जोड़ने पे। तो दोनों का आवेश आ जाएगा बच्चों Q इक्वल टू Q1 अपान Q2 अपान Q1 प्लस Q2 अपान 2 हो जाएगा दोनों का आवेश। तो अब जोड़ने के बाद दोनों का आवेश इतना होगा। अब यहाँ मानते हम लोग कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पे भी दूसरा वाला भी कैपिटल Q हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों में चार्ज सेम आ जाएगा 50-50 आधा आधा जो भी होगा उसका। अब इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी उतना ही रखना है जितना पहले था। दूरी हमारा कितना बच्चों 90 सेंटीमीटर ही है जितना पहले था। तो अब अगर हम लोग फोर्स बच्चों निकालेंगे तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा अब, तो अब ये फोर्स आ जाएगा F इक्वल कूलाम कांस्टेंट K इंटू पहला चार्ज Q दूसरा चार्ज Q अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा फार्मूला। इसी से Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये Q नहीं बल्कि Q स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। Q स्क्वायर कितना F R स्क्वायर अपान K, ये बन जाएगा बच्चों हमारा। तो हम इससे Q निकालते हैं, Q बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो बच्चों Q हो जाएगा ये Q इक्वल अंडर रूट F R स्क्वायर अपान कूलाम कांस्टेंट K। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग बच्चों, कितना होगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगा F तो दिया हम लोगों को, F कितना दिया था बच्चों 0.025 न्यूटन। R कितना दिया था बच्चों हम लोगों को, R दिया था 90 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल के रखेंगे 0.9 इंटू 0.9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग SI पद्धति में वैल्यू रखेंगे अपान कूलाम कांस्टेंट K। तो ये जगह एयर के लिए इतना होता है आपका कूलाम कांस्टेंट K। तो अब बच्चों जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो Q आ जाएगा, अब सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, बहुत टाइम हम नहीं लेंगे इसमें। तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों जो आपका ये वैल्यू आएगा, ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सॉल्व करने पे पूरा वैल्यू आएगा कूलाम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1.5 माइक्रो कूलाम। ये आ जाएगा आपका चार्ज। और हमसे यही पूछा था शुरू में, कितना वो नहीं पूछा क्वेश्चन में, वो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए दे दिया। शुरू वाला जो है उससे कोई हमें यूज नहीं है, ये ऐसे ही रह गया। मेन हमसे पूछा था ये वाला, बाद में कितना हो रहा है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, कई बार सवालों में ऐसा दे देता है, तो आप जब भी देगा तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा दोनों पे सेम उतना उतना चार्ज हो जाएगा। ये कई क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है एग्जाम में। तो आपका आंसर है 1.5 माइक्रो कूलाम। ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। तो बच्चों तुम लोग पता है, अगर हमारे पास कोई 2 चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच में अगर हम कोई चीज़ रख दें तो ये चीज़ क्या करता है, इनके विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, जिससे इसके बीच में जो बल लग रहा है बच्चों क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन बी सही जवाब है, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर है। सेंटीमीटर इसको मत पढ़ना, कूलाम इंटू मीटर है। उसके आयनों के मध्य दूरी बहुत ही आसान है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया तो हम लोग पता फार्मूला बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण P = कितना होता है, Q × 2L, जहाँ पे 2L क्या होता है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी, और Q आपका चार्ज है। तो P कितना दे दिया बच्चों हम लोगों को, P दे दिया है 3.4 × 10⁻30। और Q कितना होगा, तो HCl अणु है बच्चों,
HCl अणु पर जो चार्ज होता है वो कितना आता है एक ध्रुव पे, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो गया हमारा, और ये दूरी 2l हमें ज्ञात ही करना है। l मत ज्ञात करना, बहुत लोग क्या करेंगे, l जो होता है वो आधा दूरी होता है किसी भी द्विध्रुव में। आप लोगों बच्चों पता होगा, एक साइड में होता है माइनस आवेश, एक साइड में होता है प्लस आवेश, और मध्य बिंदु जो होता है हम लोग आधा दूरी मानते हैं l, और इधर का भी आधा l, पूरा दूरी 2l मानते हैं। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, अब इसको इधर कर दो, कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2l इक्वल 3.4 इंटू 10⁻30 अपान 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये सॉल्व करने बच्चों हमारा आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻11 मीटर। यह आ जाएगा हमारा आंसर। तो दिया कहीं पे इतना, ये दिया पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, त्वरण का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। तो पहले तो हम त्वरण का कैसे निकालोगे त्वरण आप लोग, तो एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये होता है। या इसी से हम लोग अगर लिखना चाहें बच्चों, F बराबर कितना लिख सकते हैं, F इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू क्यू। अब चूंकि बात यार प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है मूल फंडामेंटल चार्ज E। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक चीज़ और पहले देख लो, अभी इसको बाद में रखते हैं। F की जगह बच्चों हम लोग M इंटू ए लिख सकते हैं, फार्मूला होता है ये E इंटू क्यू। इसी से त्वरण ए बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E क्यू अपान M। तो अब इस फार्मूले से हम लोग पहले निकालते हैं, किसका पहले दिया, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अगर हम लोग बच्चों निकालेंगे कितना आ जाएगा, वो ए ई इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है तो ई लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, इसको ई मान लेते हैं, फंडामेंटल चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इसको एम ई मान लेते हैं, और इसको होता है इक्वेशन 1। सेम ऐसे प्रोटॉन का त्वरण कितना हो जाएगा इसी फार्मूले पे, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है तो ई लिखते हैं। चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे होता सेम उतना ही प्रोटॉन पे, तो इसका भी फंडामेंटल ई हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा था, किसका रेशियो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अनुपात, ये इलेक्ट्रॉन वाले में जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है उसमें डिवाइड कर देंगे प्रोटॉन के त्वरण से। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1 में हम लोग जब डिवाइड करेंगे 2 से, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा ए ई इलेक्ट्रॉन का त्वरण बटे ए पी प्रोटॉन का त्वरण। और इधर हो जाएगा हमारा ई स्मॉल ई एम ई, और पूरे का हो जाएगा फिर इधर कैपिटल ई स्मॉल ई अपान एम पी। ये दोनों कट जाएगा हमारा, एम पी चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आंसर आ जाएगा। तो बा वाला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। मान लेते हैं हम लोग बच्चों हमारे पास एक वर्ग है, ये इस वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश है, यहां भी क्यू मान लेते हैं, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू मान लेते हैं हम लोग। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, मान लेते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक के कारण कितना बच्चों, ये है E, यहां पे सेंटर पे।
तो वर्ग के केंद्र पे परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, इसके कारण मानते हैं यहाँ पे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी है और ये डी है। तो इस ए के कारण जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ सेंटर पे वो होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और इस सी के कारण जो होगा वो होगा इसके अपोजिट में, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये दोनों बच्चों एक दूसरे के विपरीत हैं, और इन दोनों का ही सेम, क्योंकि दोनों के लिए दूरी सेम है, चार्ज सेम, सब कुछ सेम है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काट के निरस्त कर देंगे, क्योंकि परिमाण इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर दोनों के लिए, दूरी, इलेक्ट्रिक चार्ज सब कुछ जब सेम है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा दोनों के लिए, और दोनों के लिए सब विपरीत है तो कट जाएगा। सेम ऐसे इस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर जाएगा, और इसका जो होगा डी वाले का हो जाएगा इस साइड में, और ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, परिमाण में इक्वल होंगे, तो आपका आएगा आंसर ई 0। अगला क्वेश्चन बच्चों है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। देखिए बच्चों, जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है बच्चों इस साइड में, इसमें हमने रख दिया कोई एक विद्युत द्विध्रुव। तो अब विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पे होता माइनस चार्ज, दूसरे वाले सिरे पे होता प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस वाले को ढकेलेगा, इस साइड में फोर्स लगाएगा, और माइनस वाले पे लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वस्तु पर समान परिमाण के दो बल परस्पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, और इनकी क्रिया रेखा भी अलग है। इसका क्रिया रेखा इधर जा रहा है इस लाइन में, और इसका क्रिया रेखा इस लाइन में जा रहा है। तो जब भी कभी कोई वस्तु इस तरीके से किसी वस्तु पे बल लगे तो वो मिल के बना देते बल आघूर्ण, वो मिलाएंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण तो बच्चों यहाँ पे लग ही रहा है, और साथ में विद्युत बल भी तो लग रहा है दोनों सिरों पर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बल तथा बल आघूर्ण दोनों। एक मत बोल देना बच्चों। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक चीज बच्चों ध्यान देना, बल आघूर्ण और बल, यहाँ पे जो बल लगेगा अगर परिणामी बल की बात करें तो वो होगा 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या बच्चों, विपरीत एक दूसरे के। तो परिणामी बल बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0। परिणामी बल जो होता है वो कितना होता है, 0। तो बल आघूर्ण तो बच्चों लगेगा, लेकिन परिणामी बल क्या होगा, वो होगा 0। तो ऐसे में हमारा ये ऑप्शन क्या गलत होगा, बल्कि सही होगा ऑप्शन केवल बल आघूर्ण, ये सही जवाब होगा हमारा बच्चों। केवल बल आघूर्ण सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कोण कितना होना चाहिए। तो बहुत ही आसान बच्चों लोग पता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या होता है P साइन थीटा। अब बच्चों साइन थीटा का मान कब अधिकतम होगा, जब थीटा हमारा कितना हो 90 डिग्री, तभी अधिकतम होगा, क्योंकि साइन थीटा 90 अंश अगर हो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा 1। तो हमारे लिए सही जवाब वो कितना बच्चों, 90 अंश। डी इज द राइट आंसर, दा वाला आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही आसान बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, दोनों के बीच की दूरी। तो आवेश कितना होगा, दोनों में से किसी एक का आवेश रखना है, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2L, दोनों के बीच दूरी, तो एक एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। सा वाला आपका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं बच्चों, यहां दिया है क्वेश्चन अगला, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य
यानी कि अक्षीय तथा अनुप्रस्थ, यानी एक तो अनुदैर्ध्य को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, एक नाम tan A स्थिति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं tan A पोजीशन। अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं tan B पोजीशन भी बोलते हैं। कर स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बच्चों आप लोग पता होगा अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर वो कितना होता है, कूलाम कांस्टेंट K इंटू क्यू नहीं, सॉरी गलत लिख दिए, कूलाम कांस्टेंट K इंटू 2p अपान आर क्यूब, ये होता है एक्सियल पॉइंट पर अनुदैर्ध्य स्थिति में। और दूसरा जो होता है निरक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति बोल सकते हैं या tan B पोजीशन बोल सकते हैं। तो इसमें जो फार्मूला होता है बच्चों K इक्वल टू ये होता है कूलाम कांस्टेंट K इंटू P अपान आर क्यूब, जहाँ पे P आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आएगा कितना आपका रेशियो, ये आएगा 2/1 या 2:1 आएगा, क्योंकि बाकी सब सेम है, ऊपर 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2:1। दोनों में जब डिवाइड करेंगे तो 2/1 आएगा बच्चों। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य कर रहा है। इन आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल होगा। उतनी ही दूरी पर रखने पर, तो बच्चों ये बताओ अगर हम इन दोनों को टच करा देंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं। दोनों को टच कराने के बाद आवेश कितना होगा, तो हमने अभी पिछले में सवाल में फार्मूला बताया था बच्चों। टच कराने के बाद आवेश जो Q होगा वो कितना होगा, पहले वाले का आवेश प्लस दूसरे वाले का आवेश जोड़ के दोनों को 2 से भाग कर देंगे, जितना होगा आधा बढ़ जाएगा दोनों में। तो एक का +5 माइक्रोकूलाम और एक का बच्चों -5, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 0, यानी टच कराने के बाद दोनों हो जाएंगे उदासीन, आवेश बचेगा ही नहीं। और जब उस पर कोई आवेश ही नहीं होगा बच्चों तो बल कितना लगेगा, बल होगा 0, आवेश नहीं तो बल लगेगा ही नहीं। तो आपका आंसर होगा द, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2 परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य बल F न्यूटन का काम कर रहा है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य बल पूर्वमान का कितना हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं Q1 Q है और Q2 का जो मान है वो भी Q है, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या सेम है। 2 परिमाण में समान तथा विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पे रखे हैं, तो हम लोग मानते हैं पहले वाले चार्ज Q, पहले वाले का भी Q होगा, दूसरे वाले का भी Q होगा। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान देना, विजातीय है, ये चीज़ ध्यान देना, दोनों कैसा है, विजातीय है। तो अगर हम बात करें शुरू में, तो प्रारंभ में उनके बीच में जो बल लग रहा है F मान लेते हैं, वो कितना लगेगा F, वो होगा आपका कूलाम कांस्टेंट K, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटे r², ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका F K Q² अपान r², इसका मतलब इक्वेशन 1। शुरू में इतना बल हम लोगों का लग रहा है। अब बाद में हम जब एक आवेश का 75% दूसरे को दे देंगे तब आवेश कितना हो जाएगा, तो पहले तो पता करो एक का 75% होगा कितना,
तो Q का 75% कितना होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा Q में 100 से भाग कर दो और गुणा कर दो 75 से, तो आ जाएगा 75%। 25 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा? 3Q/4, यानी इतना चार्ज हम लोग दे रहे हैं। तो जब इतना चार्ज दूसरे को स्थानांतरित कर देंगे तो पहला वाला जो चार्ज है Q1 उसमें से तो इतना कम हो जाएगा, तो पहले वाले चार्ज पे कितना बचेगा? ये हो जाएगा Q माइनस 3Q/4, तो ये आ जाएगा आपका Q/4, पहला चार्ज हो जाएगा। और जो दूसरा चार्ज है बच्चों Q2, उस पर तो जा रहा है तो उसका तो बढ़ जाएगा चार्ज उतना, तो उसका हो जाएगा Q, शुरू में Q था प्लस 3Q/4, उसका तो बढ़ रहा चार्ज, तो उसका कितना हो जाएगा Q2 बाद में? ये हो जाएगा 7Q/4, ये बाद वाला चार्ज हो गया दोनों का बाद में चार्ज इतना हो जाएगा स्थानांतरित करने के बाद। तो अब कितना बल लग रहा है? तो अब जो बल लगेगा बच्चों, अब कितना हो जाएगा फोर्स? तो हो जाएगा फोर्स F इक्वल कूलाम कांस्टेंट के पहला चार्ज Q1 इंटू दूसरा चार्ज Q2/r²। दूरी वही है, दूरी हमने बदला ही नहीं है तो r ही लिखेंगे। तो हो जाएगा कूलाम कांस्टेंट के पहला चार्ज कितना है? Q/4, दूसरा चार्ज कितना है? 7Q/4 इंटू दोनों के बीच की दूरी r²। तो ये अब जो बल लग रहा है F डैश इक्वल ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो गया हमारा K कूलाम कांस्टेंट K Q²/r², और बच कितना था? 7, यहाँ जगह 4 × 4 16। तो इतने की जगह समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? F शुरू में जो बल लग रहा था, शुरू में लगने वाला बल गुणे 7/16, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बाद में कितना बल लगेगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ब, सही जवाब आपका होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r⁻³ के अनुक्रमानुपाती होगा? तो बच्चों ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये r प्रोपोर्शनल r⁻3। तो आपका सही जवाब होगा किसके का? विद्युत द्विध्रुव के कारण, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में ही दूरी के 3 घात पे डिपेंड करता है, वो -3 घात पे। बिंदु आवेश में क्या होता है? तो बिंदु आवेश से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें r⁻2 पे डिपेंड करता है। रेखीय आवेशित तार में r⁻1 पे डिपेंड करता है, और ये दूरी पे डिपेंड करता ही नहीं है चौथा। तो आपका सही जवाब होगा ये विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र केवल उन्हीं चीजों को विक्षेपित कर सकता है जिस पे कोई चार्ज हो, जिस पे कोई चार्ज या आवेश हो उसी पे विक्षेपित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब किसका होगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, सही जवाब होगा नहीं। एक्सरे किरण, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, तो ये भी नहीं हो सकता। गामा पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा कण पे बच्चों चार्ज होता है कितना? 2 प्रोटॉन के बराबर होता है चार्ज, तो इसको विक्षेपित कर सकता है। और इसी जानिए आप लोग, हीलियम के नाभिक को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम के नाभिक को हम लोग अल्फा कण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आवेश पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। संहति का मतलब होता है बच्चों मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग संहति भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। इसका रेशियो बच्चों पूछ रहा हम लोगों से, तो इसका रेशियो कितना आएगा? आप लोगों को हम 5 सेकंड 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, निकाल के दिखाओ कितना आएगा। बहुत ही आसान है।
देखिए इसका आंसर आएगा बच्चों 1.7 इंटू 10⁻11 प्लस 11। इसका सही जवाब होगा ये आ। राइट आंसर आपका आ है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, कहीं कहीं बुकों में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों वो 9.0 हम लोग ले लेते हैं आसानी के लिए, तो उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा इधर उधर होता है 1-2 पॉइंट का, उससे हमारा सवाल गलत नहीं होता है। कुछ लोग ये लेके डिवाइड करेंगे, कुछ लोग ये, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आसानी के लिए आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन रियल में ये लिखा होता है। तो थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क पड़ेगा, 1.7 या 1 अगर 7 या 7 कुछ भी आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही रहेगा आपका। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तब बच्चों गलत हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो इसका गमन पथ कैसा होगा। तो बच्चों ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, इधर प्लस आवेश है इधर माइनस आवेश है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से जाएगा तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको तो खींचेगा अपनी तरफ, और माइनस वाला क्या करेगा, ढकेलेगा दूर। तो इसमें जो इसका पथ हो जाएगा वो इस तरीके से मुड़ते हुए जाएगा, सीधा नहीं जा पाएगा। कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी ऐसे मुड़ते हुए जाएगा। तो इसका जो पथ होता है बच्चों परवलयाकार होता है, तो आपका सही जवाब होगा परवलयाकार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर यानी कि सदिश होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा, तो बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ाया है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा होती है ऋण से धन की ओर। जबकि केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ धन से ऋण की ओर, लेकिन फिजिक्स में ऋण से धन की ओर होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल बहुत आगे ग्रो कर सके।